हेलो दोस्तों, स्वागत है रजनीश स्टडी लेक्चर के एक और नए वीडियो में। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आने वाले बोर्ड एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। उसी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए हम लेके आए हैं बोर्ड पेपर। आज हम बोर्ड पेपर का सोल्यूशन देखने वाले हैं। हमने 3 सेट मॉडल पेपर करवा चुके हैं। अगर वो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख लीजिएगा। ठीक है, आज हम बोर्ड पेपर सोल्यूशन लाए हैं ताकि आपको पता चल सके कि बोर्ड में किस प्रकार क्वेश्चन आता है। ठीक है, और जल्दी से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इसका पूरी पीडीएफ टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न देखिए। चलिए प्रश्न संख्या 1 को देखा जाए। कहता 25 का द्विधारी समतुल्य होगा। द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 25 इज। बताइए करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मॉडल पेपर में हम 2 बार करवाए हैं, मॉडल सेट 2 और मॉडल सेट 3 में भी करवाए हैं। ठीक है, तो जल्दी से आंसर करिएगा। तो देखिए कैसे निकालते हैं 25 का द्विधारी समतुल्य। देखिए बाइनरी सिस्टम में हमेशा 2 ही संख्या होता है, या तो 0 होगा या तो 1 होगा, तो हमेशा 2 ही से काटेंगे। तो देखिए 12 दूनी 24, शेष कितना बचा 1। 6 दूनी 12, शेष कितना बचा 0। 3 दूनी 6, शेष कितना बचा 0। 2 एकम 2, शेष कितना बचा 1। नीचे से ऊपर तक लेके गिन दीजिए। देखिए नीचे क्या है 1 1 0 0 1। ये हो गया हमारा 25 का द्विधारी समतुल्य। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से निकालते हैं द्विधारी संख्या। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जल्दी से अपने दोस्तों के यहाँ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। देखिए विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई व्यतिकरण फ्रिंजों के समान नहीं होता है। जो विवर्तन फ्रिंज की चौड़ाई होता है वो व्यतिकरण के समान नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकंड का ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 3 कहता है प्रकाश वर्ष का मान होता है। प्रकाश वर्ष का मान होता है। देखिए पहले ये जानते हैं कि प्रकाश वर्ष किसका ऐसे मात्रक है, तो ऐसे मात्रक है दूरी का। तो प्रकाश वर्ष किसका ऐसे मात्रक है? दूरी का। ठीक है, और इसका जो मान होता है वो होता है 9.46 इंटू 10⁻12 मीटर। 10⁻12 मीटर। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड का बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए फोर्थ नंबर प्रश्न को देखिए। फोर्थ नंबर प्रश्न को देखिए। जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तब परिपथ का कुल प्रतिरोध होता है। जब एमीटर को हम लोग शंट करते हैं तो परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होता है? क्या बढ़ता है, क्या घट जाता है, क्या स्थिर रहता है, कि इनमें से कोई नहीं? बताइए करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। देखिए जब एमीटर को हम लोग शंट करते हैं इस प्रकार से होता है एमीटर। ठीक है, और इस प्रकार से धारा बह रही होती है। ठीक है, और इसको जैसे ही हम शंट करते हैं तो समानांतर क्रम में क्या करते हैं हम लोग? शंट जोड़ देते हैं। ठीक है, तो हमारा जो प्रतिरोध है, कुल परिपथ का जो प्रतिरोध है वो क्या होता है? घट जाता है। तो प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते चलिएगा मेरे भाई। चलिए 5 नंबर प्रश्न को देखिए। कहता है किसी अर्धचालक का ताप गुणांक का मान होता है। ताप गुणांक का मान होता है, अर्धचालक का ताप गुणांक क्या होता है? ऋणात्मक होता है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अर्धचालक का ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 6 नंबर प्रश्न को देखा जाए। कहता है यदि साइक्लोट्रॉन में आवेशित कण का आवर्तकाल कैपिटल टी और महत्तम चाल कैपिटल वी हो तो रिलेशन आप जानते हैं, क्या जानते हैं बताइए। तो एक रिलेशन होता है टी बराबर आवर्तकाल बराबर 2πr बटा वी। 2πr बटा वी। तो जो टी है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है वेग का, यानी कि चाल का। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7। वॉन डिग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत स्थैतिक युक्ति है जिससे उत्पन्न होता है। बॉन्ड डिग्राफ से क्या उत्पन्न होता है? केवल उच्च धारा, केवल उच्च वोल्टता, या उच्च धारा या उच्च वोल्टेज, या निम्न धारा या निम्न वोल्टेज? बताइए करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो बॉन्ड डिग्राफ जनित्र से हमेशा क्या उत्पन्न होता है? केवल उच्च वोल्टेज, केवल उच्च वोल्टेज। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, केवल उच्च वोल्टेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8। देखिए प्रश्न संख्या 8। परावैद्युतांक का एसआई मात्रक होता है। परावैद्युतांक का एसआई मात्रक क्या होता है? देखिए परावैद्युतांक होता क्या है पहले ये जानते हैं। एक कूलाम का नियम से आप पढ़े होंगे, एफ बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर पढ़े होंगे। तो यही जो के है वो क्या है? एक नियतांक है, और यही है जो परावैद्युतांक है। परावैद्युतांक है, ये क्या है? परावैद्युतांक है। तो परावैद्युतांक के बराबर क्या आ जाएगा? के बराबर आ जाएगा एफ इंटू आर स्क्वायर बटा Q1 Q2।
ठीक है। तो यहाँ से ऐसे मात्रक निकालेगा तो क्या हो जाएगा, बल का ऐसे मात्रक होता है न्यूटन, दूरी का ऐसे मात्रक होता है मीटर, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और आवेश का ऐसे मात्रक कूलम, तो ये होता है प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे 9 नंबर प्रश्न कहता है आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश होता है, आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश कितना होता है, शून्य होता है। आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश क्या होता है, शून्य होता है। तो करेक्ट आंसर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 देखिए, कहता है चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की कैसी गति होती है, त्वरित गति होती है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है, त्वरित होती है। तो करेक्ट आंसर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, वायु में स्थित स्थिर इकाई धनावेश से निकलने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होगा। वायु में स्थित स्थिर इकाई धनावेश से निकलने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। देखो आप जानते हैं फाई बराबर होता है क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से पूछ रहा है क्या, वायु के लिए। तो देखिए, तो एप्सिलॉन नॉट देखिए नीचे है तो क्या हो जाएगा, 1 बटा एप्सिलॉन नॉट है, और ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट के पावर -1। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 12 देखिए, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल को कहते हैं, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल को क्या कहते हैं। देखिए प्रति इकाई आवेश के ऊपर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला भी आप याद रखिएगा कि एकांक आवेश के ऊपर लगने वाला बल को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 13 नंबर प्रश्न को देखा जाए, कहता है आवेश का परमाणुकरण दर्शाता है, आवेश का परमाणुकरण क्या दर्शाता है, एक कण पर न्यूनतम अनुमेय आवेश को, एक कण पर न्यूनतम अनुमेय आवेश को। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एक प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा ताकि आपको याद होते चले एक एक प्रश्न, और बोर्ड में आए तो एक भी क्वेश्चन ना छूटे। चलिए प्रश्न नंबर 14 को देखा जाए। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जानकारी प्राप्त होती है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जानकारी प्राप्त होती है क्या क्षेत्र की शक्ति से, क्या दिशा से, क्या आवेश की प्रकृति से, या इनमें से सभी। बताइए करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा सही। तो देखिए, तो अगर कोई धनावेश है तो धनावेश क्या करता है, निगेटिव को अपनी तरफ खींचता है, मतलब इससे तो पता चलता है क्षेत्र की शक्ति से। दिशा की बात रहा तो देखिए आवेश जो धनावेश होता है इसकी दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होता है। ठीक है, इस प्रकार से होता है। ठीक है, और इससे तो पता चलता है कि ये कौन सी प्रकृति के है। ठीक है, तो इनमें से करेक्ट सही हो जाएगा, इनमें से सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 15 देखिए, निकेल है, निकेल क्या है, निकेल एक लौह चुंबकीय पदार्थ है, निकेल एक लौह चुंबकीय पदार्थ है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन मॉडल पेपर में करवा चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16 कहता है चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच का कोण होता है, चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलीय याम्योत्तर का बीच का कोण क्या कहलाता है, तो दिक्पात कहलाता है। क्या कहलाता है, दिक्पात कहलाता है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलीय याम्योत्तर का बीच का कोण क्या कहलाता है, दिक्पात कहलाता है। चलिए करेक्ट आंसर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17 देखिए, डायोड का उपयोग किया जाता है, डायोड का उपयोग किया जाता है क्या प्रवर्धक की तरह, दोलक की तरह, या मॉड्यूलेटर की तरह, या दृष्टिकारी की तरह। बताइए करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। कितनी बार ये क्वेश्चन करवा चुके हैं मॉडल पेपर में। डायोड का उपयोग करते हैं दृष्टिकारी की तरह। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18, प्रश्न संख्या 18 देखिए, विद्युतीय चुंबकीय तरंग में विद्युतीय तरंग एवं चुंबकीय तरंग के बीच कालांतर होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत तरंग और चुंबकीय तरंग के बीच का कालांतर होता है। तो देखिए इस प्रकार से निकालते हैं, ये है विद्युत क्षेत्र और ये है चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, और ये कोई अक्ष है तो इसको मान लेते हैं एक्स अक्ष है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र इस प्रकार से चलता है। ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र है वो इस प्रकार से चलता है, इस प्रकार से। ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र और ये हो गया विद्युत क्षेत्र।
ठीक है। अब देख सकते हैं कौन कितना बज रहा है 90 डिग्री, और 90 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो कितना आता है 5/2 रेडियन, यानी करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग निकालते हैं। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19, जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है तो फ्रिंजों की चौड़ाई, जब प्रकाश स्रोत और पर्दे की दूरी बढ़ा दी जाती है तो फ्रिंज की चौड़ाई होता है तो क्या होता है, क्या बढ़ता है, क्या घटता है, क्या अपरिवर्तित रहता है, या इनमें से कोई नहीं। बताइए करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो क्या होता है, फ्रिंज की चौड़ाई क्या होता है, बढ़ जाता है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो सूत्र होता है वो अल्फा बराबर होता है कैपिटल डी लैम्डा बटा स्मॉल डी। कैपिटल डी क्या होता है, पर्दों के बीच की दूरी। तो ठीक है, तो ये समानुपाती होता है। तो अगर फ्रिंज की अगर दूरी बढ़ा रहा है तो क्या हो जाएगा, फ्रिंज की चौड़ाई भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन कहता है रेडियो सक्रियता का ऐसे मात्रक होता है, रेडियो सक्रियता का ऐसे मात्रक क्या होता है, रेडियो सक्रियता का ऐसे मात्रक क्या होता है, क्यूरी। रेडियो सक्रियता का ऐसे मात्रक क्या होता है, क्यूरी। क्यूरी मैडम होता है, मॉडर्न फिजिक्स में पढ़े होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता ज्यादा होता है, निम्नलिखित में से किसका वेधन क्षमता अधिक होता है, क्या अल्फा किरण, बीटा किरणें का, गामा किरणें का, या कैथोड किरणें का। बताइए करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो देखिए वेधन क्षमता अगर सबसे अधिक पूछे तो वो किसका हो जाएगा, गामा किरणों का। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गामा किरणें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है, टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति प्रकाश का उपयोग होता है वो कितना होता है, बताइए करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो देखिए टीवी प्रसारण के लिए जो आवृत्ति उपयोग होता है वो कितना होता है, 30 से 300 मेगाहर्ट्ज, 30 से 300 मेगाहर्ट्ज। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 30 से 300 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, अब याद रखिएगा इसका मात्रक से, मेगाहर्ट्ज से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी भी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है, किसी भी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है प्रिज्म की प्रकृति के, प्रिज्म के पदार्थ की प्रकृति पर। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, प्रिज्म के पदार्थ की प्रकृति पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 24 को देखा जाए, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है क्योंकि यह प्रदर्शित करता है किसको, ध्रुवन को। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है क्योंकि यह प्रदर्शित किसको करता है, ध्रुवन को प्रदर्शित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 25 देखिए इस प्रकार सा चित्र है, देखिए इस प्रकार का है, इस प्रकार से है। ठीक है, इस प्रकार से है। तो ये किसका होता है, डायोड का होता है, किसका होता है, डायोड का। ये होता है पी और ये होता है एन, तो किसका होगा, डायोड का। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इस प्रकार से दे दिया गया है। ठीक है, तो डायोड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26 देखिए, ट्रांजिस्टर के वर्धक गुणांक की इकाई होता है, ट्रांजिस्टर के वर्धक गुणांक का इसे मात्रक क्या होता है। देखिए वोल्ट होता है विभव का, एम्पियर होता है धारा का, और ओम होता है प्रतिरोध का। तो ट्रांजिस्टर वर्धक का गुणांक का इसे मात्रक ऑप्शन में नहीं है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन, नोन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होता है करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए भैया प्रश्न संख्या 27 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा तर्क द्वार सार्वजनिक तर्क द्वार है, निम्नलिखित में से कौन सा तर्क द्वार सार्वजनिक तर्क द्वार है। तो क्या हो जाएगा, नैंड गेट। कौन सा गेट, नैंड गेट। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, नैंड गेट है जो सार्वजनिक तर्क द्वार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 28, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने के लिए नियम को कहा जाता है। ठीक है, देखिए दो इस प्रकार से आवेश है Q1 और Q2। ठीक है, और बीच की दूरी क्या है, मान लेते हैं स्मॉल r। तो दो आवेशों के बीच लगने वाला बल को क्या कहते हैं, कूलाम बल। तो देखिए करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा। चलिए भैया 29 नंबर क्वेश्चन, बिंदु आवेश के कारण और दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है, बिंदु आवेश के कारण। ठीक है, बिंदु आवेश के कारण बताइए करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बिंदु आवेश के कारण। ये मान लीजिए कोई बिंदु आवेश है, ठीक है क्यू। ठीक है, इससे
स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर क्या होगा विभव का मान, बताइए। इसका मान होता है V बराबर के क्यू बटा और, के क्यू बटा और, मतलब जो V है वो व्युत्क्रमानुपाती है R का, B है जो V है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है स्मॉल r का। तो देखिए R जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, वेरी सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 30 को देखिए। कहता है एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबा दिया जाता है तो इसकी फोकस दूरी होती है, क्या होता है, एक दर्पण को अगर पानी में डुबाया जाता है तो उसका फोकस दूरी नहीं बदलता है, मतलब क्या रहेगा, समान रहेगा। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर गोलीय दर्पण को पानी में डुबा दिया तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसके फोकस दूरी मतलब समान रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर मालूम होना चाहिए, अगर नहीं मालूम है तो उसको याद करते चलिएगा। ठीक है, एक बार और वीडियो को फिर से देखिएगा और एक एक क्वेश्चन का आंसर याद करते चलिएगा, और कमेंट करना है कि 30 में से आपको कितना प्रश्न सही कर पाएँ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर जरूर करना है अपने दोस्तों के यहाँ। ठीक है, कंजूसी नहीं करना है, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि डेली अपडेट आपको मिलता रहे। देखिए प्रश्न करने के लिए दो ही चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, पहला एक तो थ्योरी की, दूसरा फार्मूला के लिए। तो थ्योरी आपका कंप्लीट होगा, फार्मूला के लिए हम लेकर के आ रहे हैं कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक का फार्मूला। ठीक है, आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में दो चैप्टर है, पहला विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र और दूसरा विभव विभवांतर एवं धारिता। ठीक है, इन दोनों का मिला करके हम लेकर आ रहे हैं कंप्लीट फार्मूला। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, जितना ज़्यादा लाइक करिएगा उतना ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, और कमेंट जरूर करना है। तो ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक का फार्मूला लेकर के आते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।